कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अभी यूपी टेट की तैयारी करा रही हूँ और ये यूपी टेट में हिंदी का पेपर हमारा स्टार्ट हुआ है, तो मैं हिंदी की ही तैयारी करा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को आपका हिंदी का सिलेबस दिखा दूँ, जिससे आपको आसानी हो कि हमें याद क्या करना है। तो आइए हिंदी का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हमारा हिंदी के सिलेबस में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, शब्द युग्म, वचन, भाषा एवं व्याकरण, संधि, समास, पर्यायवाची और लिंग, कारक, काल, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग तथा एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वर्तनी शुद्धि, देशज और विदेशी शब्द, वाक्य शुद्धि, रस, अलंकार, प्रमुख रचनाएं और ये हैं और उनके रचनाकार, अपठित गद्यांश, ब्राह्म चिन्हों की पहचान, अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग, विपरीतार्थक, अनेकार्थक और समानार्थी शब्द। और ये नीचे है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, ये भी हिंदी में ही आता है, पेडागोजी जिसे बोलते हैं। सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, व्याकरण शिक्षण, विविध कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा कौशल की समझ एवं मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। तो आइए मैं ये सोच रही हूँ कि ये संज्ञा सर्वनाम तो कई बार बिना पढ़े भी कर लेते हैं, तो इसे हम बाद में लेंगे। पहले हम ये भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ में देर से आता है और पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे, फिर हम ये इजी चीज़ें बाद में ले लेंगे। खैर जिन्होंने नहीं पढ़ी या जिन्हें नहीं इतना आता तो उनके लिए इजी तो ये भी नहीं है, लेकिन हम इसे बाद में ही लेंगे, पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सीखना और अधिग्रहण से स्टार्ट करेंगे। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन। अधिगम की अवधारणा। अधिगम मैंने बताया है आपको, साइको के पेपर में भी बताया था मैंने कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना एवं अर्जन का तात्पर्य है अर्जित करना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। भाषा के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। आपको पता है सीखना कभी भी खत्म नहीं होता, सीखना एक निरंतर और सतत क्रिया है, यह जीवन भर चलती रहती है। किंतु जहाँ अन्य प्रकार के ज्ञान का अधिगम अनायास भी संभव है, वहीं भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों तथा इसे सीख सकने वाली वातावरण जन्य परिस्थितियों में ही संभव होता है। इसीलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। बालक जिस परिवेश में रह रहा है वहाँ के अधिकतर लोगों की भाषा यदि अशुद्ध है तो बालक के अशुद्ध भाषा सीखने की संभावना अधिक होती है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने में व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। E.L. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है।
इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। आपने देखा सभी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बचपन से ही कुछ ना कुछ नई हरकतें वो करते हैं और सीखते हैं उनसे। आगे है हमारा, बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाएं और ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएं। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। जैसा कि बच्चों को स्कूल में अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, लेकिन घर का माहौल वैसा नहीं है, तो बच्चे वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। और जैसे घर में भी अच्छा माहौल है तो बच्चे जल्दी ही स्कूल में भी अच्छे ही व्यवहार करेंगे और अच्छी ही चीज़ें सीखेंगे। या एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के चलना, ये सब दोनों ही जगह मायने रखते हैं। सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने से सामाजिक संदर्भ व संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देते हैं। सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल ना जाए, बल्कि उसे समझ सके और आत्मसात कर सके। साथ ही सीखने में विविधता व चुनौतियां होनी चाहिए ताकि वह बच्चों को रोचक लगे और उन्हें व्यस्त रख सके। ऊब महसूस होना इस बात का संकेत है कि वह कार्य बच्चा अब यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है और उसका संज्ञानात्मक मूल्य खत्म हो गया है। यानी कि सीखना भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को अच्छा लगे, बच्चे की उसमें रुचि हो। जैसे आपने देखा है छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, जिससे उन्हें बोरियत ना हो और वो चीज़ वो आसानी से सीख जाएं। आगे है, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। मानसिक योग्यता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, भाषा का विकास किस प्रकार का विकास है। यानी कि भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है, मानसिक योग्यता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है। संप्रेषण यानी कि आदान प्रदान या बातचीत, एक तरह से होता है ना, आदान प्रदान करना अपने विचारों का, तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति शामिल है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत ये तीनों ही शामिल होती हैं। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग भाषाई योग्यता के विकास में विशेष भूमिका निभाती है। भाषाई योग्यता का विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती। 9 माह से 12 माह के बीच बालक 3 या 4 शब्दों को समझने लगता है। 1.5 वर्ष के भीतर बालक को 10 से 12 शब्दों की जानकारी होती है। 2 वर्ष के आयु तक बालक 200 से अधिक शब्दों को सीख जाता है। 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। बालक में भाषाई विकास निरंतर होते रहते हैं और 16 वर्ष की आयु तक बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है।
तो ये थे हमारे इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने वर्ष के बालक को कितने शब्दों की जानकारी रहने लगती है। तो ये भी आप लोग बहुत ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा, ये वाला चैप्टर। आगे है भाषाई विकास की प्रक्रिया में लिखने एवं पढ़ने का भी ज्ञान उसमें धीरे धीरे ही होता है। बाल्यावस्था में धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ता एवं लिखता है। उसके बाद उसके इन कौशलों में गति आती जाती है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से संबंधित समस्याएं जैसे अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी इत्यादि का समाधान कर सकता है। बालक की शिक्षा में लिखने, पढ़ने एवं बोलने की योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इन सभी योग्यताओं के विकास में भाषा के विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए इसकी जानकारी शिक्षकों को अवश्य होनी चाहिए। भाषा का अधिगम एवं अर्जन। यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते होते न केवल एक बल्कि 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रभाव में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है वे अपने भाषिक तंत्रों को अलग रखने की क्षमता को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन साथ ही इन्हें मिलाना भी जानते हैं। जब वे मिलाने की इच्छा करते हैं, बालकों के भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने जैसे पेवलव और स्किनर ने कहा कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। पेवलव और स्किनर ने ये कहा है, याद रखिएगा, कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। किंतु चॉम्स्की ने 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा व्यवहारवाद की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि भाषिक क्षमता जन्मजात ही होती है, वरना भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती थी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो इन्होंने पहले स्किनर ने और पेवलव ने जो अपना तर्क दिया कि अभ्यास और नकल और रटने से भाषा की क्षमता बढ़ती है, लेकिन चॉम्स्की ने क्या कहा था और किस में कहा था? रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर में अपने व्यवहारवाद की बुनियाद को वही हिलाकर रख दिया। उनका तर्क था कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने उपरोक्त दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण के बीच का रास्ता चुना। उन्होंने ना इसका साथ दिया पेवलव और स्किनर का, और ना ही चॉम्स्की का साथ दिया। उन्होंने अपना एक नया रास्ता बनाया, नया तर्क दिया। उनका क्या था? जहां व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक कोरी स्लेट जैसा था, वहां संज्ञानात्मक रुख रखने वालों जैसे चॉम्स्की आदि के लिए भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बनी हुई। इनके हिसाब से क्या था? भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, और इनके हिसाब से मस्तिष्क क्या था? एक कोरी स्लेट। समझ आई? पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। दूसरी ओर वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक। यानी कि एक हमारी जो हमें अपने घर के वातावरण से मिलती है, जो हमें अपने पैतृक जैसे हमारे मम्मी पापा और हमारी फैमिली क्या बोलती है उस हिसाब से, और दूसरी जो हम समाज में रहते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने वास्तव में बच्चों के साथ काम किया था और उनके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को बड़ी ही सूक्ष्मता से विश्लेषित करते हुए अपने सिद्धांत विकसित किए थे। उदाहरण के लिए वाइगोत्स्की ने यह देखा
कि छोटे बच्चे न केवल स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, बल्कि काफी जटिल पूर्व लेखन तंत्र भी समय के साथ उन्हें जरूरत होती है जटिल वाचिक तंत्र विकसित करने की, ताकि वे विश्व के साथ अंतःक्रिया करने हेतु अपना खजाना जोड़ सकें। चूंकि बच्चे अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं, इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए ही स्कूल पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चे को इस प्रकार से साक्षर बनाना है कि बच्चा समझने के साथ पढ़ने व लिखने की क्षमता हासिल कर सके। साथ ही द्विभाषिकता और पराभाषिक चेतना को बढ़ावा देना हमारा प्रयास होना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों में विनम्रता व नम्यता की भावना क्षमता विकसित करना जरूरी है, ताकि वे सभी प्रकार के स्थितियों में सहिष्णुता व आत्मसम्मान के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सकें। भाषा के अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में जीन पियाजे का परिप्रेक्ष्य, इसे देखते हैं। जब भी भाषा सीखने की प्रवृत्ति पर बात हो तो वहाँ चॉम्स्की की मानसिक धारणा का बहुत प्रभाव दिखलाई पड़ता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे सर्वाधिक प्रभावकारी साबित हुए। सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्रियों विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। याद रखिएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, याद रखिएगा, ये जब भी जहाँ आता है तो यानी वहाँ वो जीन पियाजे का नाम आएगा। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा के आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण व उनका सत्यापन और अथवा असत्यता और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता था। किंतु पियाजे जन्मजात भाषिक क्षमता वाली संकल्पना से सहमत नहीं हुए। उनके निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार सभी ज्ञान तंत्र सेंसरी मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होते हैं, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता जाता है। बालकों में भाषा का विकास। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार के चेष्टाओं तथा क्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टाएं करता है। रोने चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ ही वह अन्य ध्वनि या आवाज़ें भी निकालने लगता है। यह ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित एवं नैसर्गिक होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं एवं चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। वे कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप से वे उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं। इनके द्वारा स्वरों जैसे आ, ई, उ, ए इत्यादि को व्यंजनों त, म, न, क इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। हाव भाव तथा इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवस्था में प्रायः 1-2 स्वर व्यंजन ध्वनियाँ निकालकर उसकी पूर्ति अपने हाव भाव द्वारा तथा चेष्टाओं से करते दिखाई देते हैं। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जा सकता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा विकास का कार्य
प्रारंभ होता है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था कहा जा सकता है। यह अवस्था बालक के 1 वर्ष का हो जाने तथा उससे 1-2 माह पहले ही शुरू हो जाती है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। वह शब्दों, वाक्यों तथा इनसे बनी भाषा को बोलना तथा समझना सीखता है। उसके मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि होती है तथा उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर अधिकार जमाने की योग्यताओं और कुशलताओं में वृद्धि होती रहती है। विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें पढ़ने लिखने संबंधी कुशलताओं का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस तरह भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों से संबंधित विभिन्न कौशलों के अर्जन तथा विकास में धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते जाते हैं और वह भाषा को विचार विनिमय का साधन ही नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनाकर अपना सर्वांगीण विकास करने में पूरी तरह समर्थ हो जाता है। भाषा के सीखने के क्रम में बालक में सबसे पहले मौखिक शब्दावली का विकास होता है। उसके बाद उसमें मौखिक अभिव्यक्ति या वाक् शक्ति का विकास होता है। इसके बाद उसमें पढ़ने संबंधी योग्यता या अभिव्यक्ति का विकास होता है। शब्द भंडार का विकास। बालक के भाषा विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द तथा उनके भंडार का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों से ही आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा के उस रूप का निर्माण होता है जिसे विचार और भावों के संप्रेषण और विनिमय के लिए काम में लाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए और उनके आधार पर बनी निम्नलिखित सारणी से विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के शब्द भंडार में धीरे धीरे वृद्धि होने का पता चलता है। बालक जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है, विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है, उसके शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालक के शब्द भंडार के विकास में कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बालकों के शब्द भंडार में 2 प्रकार के शब्दों का संकलन होता है। एक तो वे शब्द जिन्हें बालक सक्रिय रूप में प्रयोग में लाता है तथा उनके अर्थ को भलीभांति समझता है, तथा दूसरे वे शब्द जिनका प्रयोग वह स्वयं नहीं कर पाता, परंतु जब वे दूसरों द्वारा बोले जाते हैं तो उनका अर्थ वह समझ लेता है। बालकों के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करे तथा बाद में वे शब्द आते हैं जो उसकी तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करे तथा बाद में वे शब्द आते हैं जो उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करे। इन शब्दों का दायरा पहले माँ बाप तथा परिवार के वातावरण तक ही सम्मिलित रहता है। बाद में बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तथा अन्य लोगों के संपर्क में आता है, विद्यालय जाना शुरू करता है तथा अन्य शैक्षिक एवं सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है, उसका यह शब्द भंडार अपने परिवार तक ही सीमित न रहकर काफ़ी विस्तृत होता चला जाता है। बालकों की आयु और बालक का शब्द भंडार, ये मैंने अभी पहले भी आपको समझाया है, थोड़ी देर पहले फिर से समझा देती हूँ। जन्म से 8 माह तक उसे कुछ नहीं आता होता, उसके शब्द भंडार कुछ नहीं होता। 9 माह से 12 माह तक 3 से 4 शब्द, 1.5 वर्ष तक 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष तक 272 शब्द, 2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 3 वर्ष तक 1000 शब्द हो जाते हैं उसके, 3.5 वर्ष तक 1250, 4 वर्ष तक 1600, 5 वर्ष तक 2100 और 11 वर्ष तक उसके हो जाते हैं 5000, 5000 नहीं है 50,000, 14 वर्ष तक 80 और 16 वर्ष तक या उससे आगे 1 लाख से अधिक शब्दों का उसका भंडार हो जाता है। तो ये था आज का हमारा हिंदी का ही कोर्स है ये हमारा, लेकिन ये हिंदी और उसकी पेडागोजी ये अभी मैंने आपका थोड़ा सा ही कराया है, अभी आधा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो आप तब तक इसे अच्छे से समझिए, पढ़िए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो बन रहे हैं उन्हें
याद करिए अच्छे से। वैसे तो मैं बताती चली हूँ, लेकिन एक दो अगर नहीं बताए हैं तो आप लोग इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जहाँ भी बन रहे हों उन्हें तैयार करिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे रहेगा। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। और जो भी समझ ना आए या किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोग को समझना हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगी उसके बारे में वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट, ये हमारा आज का वो हिंदी का सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने उसमें रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया था, लेकिन ये सिलेबस मैंने ढंग से लिखा हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये हिंदी का हमारा सिलेबस है।